मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि आगे से अभी मैं इसके ऊपर तैयारी कर रहा हूं। आगे से मैं इसी के ऊपर पढ़ाऊंगा और देखिएगा इसमें कितनी अच्छी सुविधा है। ये आपके पास वाइट पेज आ गया। यदि लाइन वाला पेज है तो लाइन वाला पेज आ गया। यदि हमें ग्राफ दिखाना है तो इसके ऊपर हम ग्राफ दिखा सकते हैं। उसके बाद यस सर, बढ़िया चीज है। हाँ, अब मान लीजिएगा हमें यहाँ पर ग्राफ ही प्लॉट करना है थोड़ी देर के लिए, तो हम यहाँ पर ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि कहीं पर जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैं पढ़ाने के बाद यूं का यूं आप लोगों को भेज दूंगा। और आप लोग क्या करेंगे, जहां पर कोई आपको प्रॉब्लम है उसी में आप निशान लगा करके यूं का यूं फिर उल्टे भेज देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये सुविधा है। बढ़िया चीज सही है। स्कूल में यूज करोगे क्या सर, ट्यूशन पे भी? ना ना, केवल ट्यूशन पर ही यूज करूंगा, स्कूल में नहीं करूंगा। ओके सर। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, मुझे ध्यान में नहीं है। फिर भी यहां पर मैं बता देता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल के साथ, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं। यदि किन्हीं का छूट गया होगा तो वो सही समझ में आ जाएगा। एक तो ये अरेंजमेंट है। अब यदि ये अरेंजमेंट है तो मैं यहां पर एक का कलर चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए कि इसको मैंने ब्लैक कर दिया। अब जरा से यहां पर गौर से देखिए कि इस ब्लैक वाले को टच करने वाले डायरेक्ट कितने पार्टिकल्स हैं, जरा देख करके बताइए तो। 4। 4। तो इसका मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब दूसरा हम लोग यहां पर एक और ले लेते हैं। और इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा। और इस तरीके से आप अच्छे तरीके से बात को समझ पाएंगे। एक को मैंने लगा दिया यहां पर, इस तरीके से। और दूसरे को मैंने यहां पर इस तरीके से लगाया। और यहां पर एक को मैं टारगेट कर रहा हूं। अब ये बताइए कि जो ये रेड वाला आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके सराउंडिंग में यानी कि इसको टच करने वाले कितने पार्टिकल्स हैं? 6। 6। 6 सर। हाँ, तो यहां पर जो ये है ये 6 है। तो इसका मतलब कि इस सॉलिड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। और इसके लिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब यहां पर एक मैं आपको और बता रहा हूं।
ये मैंने बिल्कुल अलग कर दिया, यानी कि यहां पर यह केवल एक ही लाइन में है। और यहां पर मैंने पूछ दिया कि भाई आप मुझे ये बता दो कि ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको टच करने वाले कितने पार्टिकल्स हैं? 2 सर। तो इसका मतलब कि इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझ में आ गया? यस सर। हाँ। तो देखिए यहां पर डेफिनेशन मैंने क्या दिया है, मैंने यहां पर दिया है डेफिनेशन, द नंबर ऑफ स्फेयर्स विच आर टचिंग ए पार्टिकुलर स्फेयर, यानी कि किसी पार्टिकुलर स्फेयर को टच करने वाले अदर स्फेयर्स की संख्या कितनी है, उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। उसके बाद एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये चीज भी मैंने आपको बता दिया था, लैटिस पॉइंट, और कहां पर कितने का कंट्रीब्यूशन होता है, कितने का शेयरिंग होता है। यदि किन्हीं को किसी में डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, इसलिए मैं पिछला लेक्चर को एक बार रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद फिर वाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के वाइट्स होते हैं। एक होता है ऑक्टाहेड्रल वाइट, जो कि दो जगह बनते हैं, एक बनता है बॉडी सेंटर पर और एक बनता है एज सेंटर पर। दो जगह ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनते हैं। जो बॉडी सेंटर पर बनते हैं वो फेस वाले 6 स्फेयर्स के कारण बनते हैं, और जो एज सेंटर के ऊपर बनते हैं इसमें 4 स्फेयर्स तो होते हैं फेस वाले और 2 स्फेयर्स होते हैं कॉर्नर वाले, यानी कि टोटल 6 स्फेयर्स के कारण ये ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनते हैं। यह दिखने में कुछ इस तरीके का लगता है, इसको एक बार मैं साइड कर लेता हूं, ये तो साइड कर लेता हूं, यानी कि 3 नीचे है और 3 इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब इसके बीच में जो खाली जगह दिखाई पड़ रहा है उसी को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्यूब में यह ऑक्टाहेड्रल वाइड कुछ इस तरीके का दिखने में लगता है। जो ब्लैक वाला आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर तो पता नहीं लगता, इसको मैंने इस पिक्चर में ड्रॉ करके दिखाया है कि देख लीजिए। बॉडी सेंटर है ना सर ये वाला? हाँ हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। ये बॉडी सेंटर के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये जो नीले रंग के आपको बॉल दिखाई पड़ रहे हैं, ये 6 फेसेज के ऊपर प्रेजेंट है। एक ऊपर है, एक नीचे है। जैसे ये नीचे हो गया, ये ऊपर है, ये एक दीवार पर है, इसके सामने वाली दीवार ये है, ये अदर दीवार है, और उसके सामने वाली दीवार ये है। इन 6 फेसेज के ऊपर ये पार्टिकल्स हैं, और ये जब आपस में मिलते हैं तो बीच में ब्लैक वाला ये वाइट बनाता है। उसके बाद ये टेट्राहेड्रल के लिए मैंने बनाया है कि जो टेट्राहेड्रल बनते हैं या बॉडी डायगोनल पर बनते हैं, और एक बॉडी डायगोनल पर 2 बनते हैं। मैं यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर टोटल 4 स्फेयर्स होते हैं, सबों को मैंने अलग अलग कर दिया। जो वायलेट कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है ये है कॉर्नर पर, और जो ये 3 ब्लैक कलर के आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये पार्टिकल्स होते हैं फेसेज के ऊपर। तो 3 फेसेज के पार्टिकल और एक कॉर्नर का पार्टिकल, जब ये चारों पार्टिकल्स एक दूसरे के टच में आते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया एक दूसरे के टच में, और ये यहां पर आ गया, तो क्या हुआ, बीच में जो खाली जगह दिखाई पड़ रहा है इसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल वाइड। तो यहां तक जो मैंने आपको बताया ये पिछला लेक्चर था। कोई डाउट यहां तक? सर एक वो ऊपर जो टेबल गई है ना वो बताना एक बार। कौन ये? नहीं है वो टेबल है सर के ऊपर। कौन हाँ ये? ये वाली, हाँ, ये वाली जो इसकी बीच वाली कौन सी है ये? पर्टिकुलर पर यूनिट सेल। अच्छा अच्छा अच्छा,
ठीक ठीक ठीक। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, यही ना? यस सर। देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है, योगिंदर जी सुनाई पड़ रहा है क्या? हाँ सर, सुन रहा है। समझ में आ रही पूरी बात? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। चलिए, लगातार आप क्लास अटेंड करेंगे तो समझ में आ जाएंगे, इसीलिए मैंने पिछला भी एक बार समझा दिया। अब यहां ओके से सर। समझिए, अब यहां से आप ये समझिए कि जो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल ये आपका है, इसको समझ लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट सेल। और ये जो गोले गोले कहीं पर नीले और कहीं पर व्हाइट या कहीं पर किसी अलग अलग कलर के दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इस यूनिट सेल में अलग अलग लोकेशन पर है। इसे क्या कहा जाएगा, कॉर्नर। यहां पर देखिए मैंने कॉर्नर्स लिख दिए, कितने कॉर्नर्स हैं तो जरा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए यहां पर मैंने 8 कॉर्नर्स लिखे हैं क्या? यही चीज मैंने यहां पर लिखा है कि कॉर्नर्स की संख्या 8 है। अब जो कॉर्नर्स के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं, इसका एक यूनिट सेल पर हिस्सेदारी कितनी होती है, तो 1/8 होता है। ये एक बार आप याद रख लें। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 1/8, यानी कि एक यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे। ये जो 8 लिखा हुआ है यह कॉर्नर्स की संख्या बता रहा है, और एक कॉर्नर पर जो पार्टिकल्स हैं उसका एक यूनिट सेल में हिस्सेदारी कितनी होगी, तो 1/8 की होगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल जब आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इससे और इससे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी तरीके से एक यूनिट सेल में 6 फेसेज होते हैं। अब जिस सर, कमरे में, हाँ जी बोलिए। ये 1/8 कैसे आया सर, वापिस ताना? अच्छा, ये 1/8 कैसे आया, इसके लिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूं दूसरे स्क्रीन पर। यहां पर देखो, मैं जितना दूर ये ब्लॉक बना रहा हूं, ये आप देख रहे हैं क्या, जितना मैंने ब्लॉक बनाया है, जितने में वो ग्रीन कलर का लाइन सा खींचा हुआ है। हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तभी तो पता लगेगा। तो ये जितना दूर आपको यहां पर ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है, यह हमारा एक यूनिट सेल हो गया। अब ऐसे ऐसे टोटल इसमें काउंटिंग कीजिए, 8 यूनिट सेल हैं क्या? यस सर। 4 इस साइड आगे, 4 पीछे। हाँ, 8 यूनिट सेल हैं। मान लो कि यहां पर कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक पार्टिकल है। अब यदि यहां पर कोई पार्टिकल है, जरा देखता हूं कि इसमें कुछ डिजाइन करने का तरीका है या नहीं है। चलिए मैं वहां पर डिजाइन करके दिखाता हूं। अब यहां पर ये देख लीजिए, ये सर्कल नजर आ रहा है क्या सबों को? यस सर। अब यह सर्कल अभी 1 2 3 और 4 बॉक्स को टच कर रहा है क्या? यस सर। सबों के समझ में नहीं आ रही बात? यस सर। इसलिए बोल्डली आवाज नहीं आ रही है। रुको रुको रुको। चलो इसमें पिक्चर तो नहीं बना सकता हूं। अब ये देख लो कि यहां पर यदि कोई, ये आपके पास एक मकान बना हुआ है यूं समझ लो, और इसमें टोटल 8 कमरे हैं, नीचे 4 कमरे हैं और ऊपर 4 कमरे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, यस सर।
हाँ, यूँ समझ लीजिए कि यह एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में टोटल 8 कमरे हैं, 4 कमरे नीचे हैं और 4 कमरे ऊपर हैं। और कोई एक ईंट यहाँ पर है, जहां पर ये मैं माउस मूव कर रहा हूं। सेंटर में सर। हाँ, यहाँ पर एक ईंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो ईंट है, ये सभी कमरों को इंडिकेट, ये सभी कमरों में शेयर कर रहा है क्या? यस सर, इसके कोने सर जुटे हुए हैं। हाँ, क्योंकि इस कमरे के लिए भी यह ईंट माना जाएगा, इस कमरे के लिए भी ईंट माना जाएगा, इसके लिए भी माना जाएगा, इसके लिए भी माना जाएगा, और ऊपर जो इसके ऊपर 4 कमरे हैं उसके लिए भी ये ईंट कॉमन होंगे। यस सर। यानी कि यहाँ पर जो ईंट है यह 8 कमरों के लिए कॉमन है। यस सर। तो एक कमरे का हिस्सा इस ईंट पर कितना पड़ा? 1/8 पड़ा क्या? यस सर। अब बात समझ में आ गई? आ गई सर। हाँ, तो ये किन का क्वेश्चन था? सैनी साहब का या सेन साहब का? चैन साहब का सर। सेन साहब, समझ में आया? यस सर। ठीक। अब चलते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। अब यहां पर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन 1 नंबर का। कलर में ब्लैक कर देता हूं ताकि ब्लैक अच्छे तरीके से समझ में आए, और इसको मैं कर देता हूं रेड और कर देता हूं बोल्ड। अब यहां पर देखिए, कहा जा रहा है कि एक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई। कोई एक कंपाउंड है जो कि 2 तरह के एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, और उस एलिमेंट का नाम है एक्स और वाई। क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच एक्स एटॉम आर एट द कॉर्नर। यानी कि एक्स कहां पर है? कॉर्नर पर है। तो यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखूंगा, यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहां पर देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि एक्स कहां पर है? कॉर्नर्स पर है। तो कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में? 8 होते हैं क्या? अभी आपने पढ़ा था। यस सर। तो आप यहां पर लिखेंगे 8 इंटू, सॉरी 6 मैंने लिख दिया, यहां पर लिखना है 8 इंटू कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितने का होता है? 1/8 का होता है क्या? यस सर। कॉर्नर की संख्या 8 है और कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 1/8 इंटू 8। आपने यहां पर इसको इस तरीके से लिख दिया, तो बराबर में क्या मिला? 1 मिला क्या? समझ में आ गया? यस सर। अब यहां पर कहा जा रहा है कि y एटॉम्स आर एट फेसेज, और y एटॉम्स कहां पर हैं? फेसेज पर। तो अब आप यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ y। अब टोटल फेसेज कितने हैं? देखिए, टोटल फेसेज 6 है क्या? और यहां पर कंट्रीब्यूशन कितने का होता है? 1/2 का होता है। यस सर। कंट्रीब्यूशन कितने का होता है? 1/2 का होता है। कोई आया क्या? देख लेता हूं, शायद कोई आया है। हाँ, गीतेश, बहुत लेट कर गए गीतेश। चलिए, तो यहां पर हो गया 6 इंटू 1/2। तो आपने यहां पर लिखा तो अब यहां पर देखिए कि x की संख्या टोटल कितना निकला? 1, और y की संख्या कितना निकला? 3। तो कहा जाता है कि फॉर्मूला क्या होगा?
तो आप लिखेंगे एक्स y3 वाई और यहां पर आ जाएगा 3 इसके नीचे। तो यहां पर हो गया, सर वो y पावर में कर दी सर आपने। अच्छा वो सुधार देता हूं, फॉर्मूला इक्वल टू एक्स और वाई, यहां पर 3 हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। बस कहानी इतनी सी है, ये समझ में आ गया क्या? यस सर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम इसमें? जाने को सर 3 बार बताना एक बार। अभी बता रहा हूं। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि वाई एटॉम्स आर एट फेस सेंटर्ड। यूनिट सेल में टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं? ये देखिए 6 होते हैं, यस और फेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितने का है? 1/2 का। तो आप यहां पर 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। हाँ सर 3। तो इसका मतलब कि इस यूनिट सेल में y की संख्या कितनी है? 3 है। तो अब समझ में आ गया कि ये 3 कहां से आया? यस सर। तो आपका फॉर्मूला बना कि भाई एक x है और 3 y है, तो फॉर्मूला बना एक्स वाई की 3। अब तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। हाँ, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, फटाफट कॉपी पेन निकाल लें। यहां पर कहा जा रहा है कि एक कंपाउंड है जो कि ए और बी नाम के एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जिसमें ए कहां पर है? कॉर्नर पर, और बी कहां पर है? फेस सेंटर पर। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? यस सर। हाँ, तो इसको फटाफट गीतेश खैर आप तो सॉल्व कर लेंगे, बाकी साहिल सैनी, साहिल सेन, सौरभ अत्री और योगेंद्र, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। तो दिखाना सर। नंबर ऑफ ए, अभी दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा कर देता हूं। योगेंद्र बताइए इसका क्या होगा आंसर? एकदम अच्छे तरीके से समझ करके जवाब देना है। एक बार देखता हूँ सर। हाँ देखिए, आराम से कॉपी पेन निकाल लीजिए। निकाल रखे हैं कॉपी पेन। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन में भी मैं आपको उस तरीके से कराऊंगा जैसा कि आप घर में खुद पढ़ते हैं या ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ते हैं। आप ऊपर वाले से हेल्प ले सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है। नहीं आ रहा सर। आएगा आएगा, अब आप ही से मैं सॉल्व करवाऊंगा। वो कितने हैं? अभी देखिए, पहले यहां पर ये देखिए, इसका मीनिंग समझ में आया? पहले तो मुझे ये बता दीजिए, और इसकी हिंदी मुझे बताइए कि क्या बोल रहा है। क्लियर हुआ, बाकी ऊपर वाले जैसा ही है सर, बिल्कुल। हाँ, चीज तो वही है, लेकिन बच्चा नहीं समझ रहा है। तो योगेंद्र जी मुझे ये बताइए कि ये जो लिखा हुआ है इसकी हिंदी आपके समझ में आ रही हाँ है? सर हिंदी तो आ रही है। तो मुझे बता दीजिए कि क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? सर ए एटम तो कॉर्नर पे है क्यूब के, और बिल्कुल, बी के एक सेंटर पे है मिनट, सर। बस इतना याद है ना? हाँ सर। तो अब यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ ए। अब बताइए कि कॉर्नर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है सर शायद।
और शेयरिंग कितने का सर होता हो गया है? सर। शेयरिंग भी 1/8 का सर। एक्स वाई 1/8 का। 4 हो गया सर। हाँ ठीक है, रुक जाओ भाई, आप जानते हैं। तो यहां पर आप इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 8 इंटू इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या? यस सर, है? लिख सकते हैं सर। ये समझ में आया ना कि 1/8 हमने क्यों लिखा? क्योंकि कॉर्नर पर है और कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। यस सर। हमने 8 से क्यों गुना किया? क्योंकि कॉर्नर पर है और कॉर्नर की संख्या 8 होते हैं, इसलिए 8। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक ठीक है, है सर। अब बताइए कि आगे क्या लिखना चाहिए? आगे सर नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी। अब ये बी कहां पर है भाई? फेस सेंटर पर। इस पे सर। फेस सेंटर पर। और फेसेज की संख्या कितनी है 6। योगेंद्र जी? 6 सर। 6। और शेयरिंग कितने का होता है यहाँ पर? 1/3 का। 1/2। दोबारा देखिए जाकर। 1/2 का सर। 2 का सर। हाँ ये देख लीजिए, 1/2 का होता है, यही याद रखना है। तो क्या होगा यहाँ पर? 6 और 1/2 दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? यस सर। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 मिलेगा। तो इसको आपने यहां पर लिखा भाई, इक्वल टू, यहां पर आपको मिल गया 3 और ऊपर में आपको इक्वल टू मिला 1। तो अब देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है। फॉर्मूला AB3 सर। बिल्कुल सही। अब सही समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ, जो मैं ठान लेता हूं वो मैं पूरा करके छोड़ता हूं। यस। हाँ भाई, और किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कितना है सर इसका AB3? बिल्कुल सही। ठीक है सर मेरा। AB3। ठीक है सर मेरा। अब इस तरीके का क्वेश्चन यदि आपके पेपर में आ जाएगा छोड़ करके, तो नहीं आइएगा ना? नहीं आएंगे सर। नहीं आएंगे सर छोड़ के। ठीक, सर नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि ना कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरीके से काम करवाऊंगा और यदि जरूरत हुआ तो मैं एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगा, लेकिन आपसे हर एक क्वेश्चन निकलवा करके छोड़ूंगा। ओके सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन गीतेश तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूं भाई। ऐसे सभी करें, लेकिन ये क्वेश्चन गीतेश के लिए है। ये 2 नंबर का है भाई, यानी 2 मार्क्स के हैं। कर रहा हूँ। चलो सॉल्व करो। इसमें यहां पर कहा जा रहा है कि x और y नाम से ये 2 एलिमेंट्स हैं जो कि आपस में मिलकर के सॉलिड बना रखा है। x कहां पर है? CCP पर है। और y कहां पर है? टेट्राहेड्रल साइट यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड पर है। इसका फॉर्मूला सौरभ अत्री तुम भी निकालो भाई, तुमने भी ये पहले पढ़ रखा है। मैं तब तक पानी पी करके आ रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए। ऐसा आइडिया कर रहा है सुबह घर आया था तेरा। तो मैं अरे सर की दादर ही जा रहा था आज। सुबह क्लास दो तो लगा था।
की चीजें? क्लास। कौन सी क्लास? अच्छा यार, गाड़ी में क्लास लगाता जाऊं? किसको भी लगा था? कमल। चाचा और ले गया था। अरे साइले एक बात बता। ये हेलो साहिल। बोल। अरे पिछला क्वेश्चन में जो करा अपना ने। सर आगे रहने दे, बाद में करा। हाँ गीते, सो गया सॉल्व? सो गया क्या? है तो लाइन पर। सौरभ अत्री, हुआ सॉल्व? साहिल सेन, नहीं हुआ सर सॉल्व, समझ में ही नहीं आया। अब आ जाएगा समझ में, क्योंकि वो सब बीच बीच में बोल रहा था ना, तो मैंने सोचा भाई उसके लायक भी मैं क्वेश्चन दे ही दूं। अब वो बोल ही नहीं रहा। अब बोल ही नहीं रहा है। हाँ बोलिए। हेलो। नहीं हुआ सर सोल्व। हाँ तो मैं सॉल्व कर देता हूं ना। अब देखो, अब सॉल्व करना बंद करो और मैं समझा रहा हूं, इसको समझो। सीसीपी का पहले मतलब समझना पड़ेगा। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी का मतलब हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर इसी को एफसीसी भी कहते हैं। एक तो हो गया सीसीपी, और इसी को कहा जाता है एफसीसी, और एफसीसी का पूरा नाम होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये हो गया, दो अलग अलग नाम है लेकिन चीज वही है। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पर हैं। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, ऑल कॉर्नर्स एंड फेसेज। इसका मीनिंग समझ में आ गया कि जो पार्टिकल्स हैं वो कहां कहां पर हैं? सभी कॉर्नर्स पर हैं और सभी फेसेज पर हैं। इसका मतलब कि एक्स कहां पर बोल रहा है? सीसीपी पर बोल रहा है, तो इसका मतलब एक्स कहां पर है भाई? सभी कॉर्नर पर है और सभी फेसेज पर है। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एक्स। अब नंबर ऑफ एक्स, इसके लिए हम लोग दो चीज लिखेंगे, क्योंकि दो जगह पर है। बीच वाले को मैं यहां से उड़ा देता हूं ताकि ज्यादा सफर तय ना करना पड़े। इसकी भी अपने को कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो, सभी कॉर्नर पर है, इसलिए 1/8 × 8 इसको आपने यहां पर रखा।
यानी कि ये सभी कॉर्नर्स पर हैं, सभी कॉर्नर्स पर हैं, इसलिए मैंने ये चीज लिखा है रेड वाला 1/8 इंटू 8। एंड का मतलब यहां पर और का मतलब प्लस, यानी कि इसमें और भी कुछ है, उसे हमें प्लस करना है। वो क्या चीज है भाई? वो यहां पर है फेसेज, और सभी फेसेज पर। और आपको पता है कि टोटल कितने फेसेज होते हैं? 6 फेसेज होते हैं क्या? यस सर। और कंट्रीब्यूशन कितने का होता है? 1/2 का। आधा। तो इसका मतलब आप इस बात को उठा सकते हैं, आपने यहां पर लिखा 1/2 इंटू 6। अब जरा देखिए यहां पर ध्यान से, यदि 1/8 इंटू 8 किया तो आपको 1 मिला, यस सर। और 1/2 इंटू 6 किए तो 3 मिला, यस सर। और 1 + 3 = क्या मिला? 4 मिला क्या? यस सर। एक्स की संख्या कितने हैं? 4 है। यस सर। अब आपको पता करना है वाई ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर बनते हैं? बताओ भाई। सर बॉडी डायगोनल। हाँ बिल्कुल सही, बॉडी डायगोनल पर। तो नंबर ऑफ वाई में लिख रहा हूं। अब जरा उस लिस्ट में चलते हैं। ये बॉडी डायगोनल है। यस सर। बॉडी डायगोनल में कितने आते हैं? ये 8 आते हैं क्या? यस सर। और शेयरिंग कितने का है? 1 का है। तो आपने यहां पर क्या किया? 1 इंटू 8 ये लिख सकते हैं। तो आपने यहां पर लिखा 1 इंटू 8, और इससे भी मैं बड़ा कर देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने मिले? 8 मिले। अब जरा यहां पर देखो, ये आपके पास है X4Y8। x, और यहां पर है y। XY2। बिल्कुल सही। x कितना है? 4, और y कितना है? 8। ठीक है। अब बहुत बच्चे ये कहते हैं कि जी आपने तो ये पढ़ाया था कि भाई x की संख्या यदि 4 है तो x4 लिख देंगे, और y की संख्या 8 है तो आप 8 लिख देंगे। ठीक है, बच्चे बोलते हैं। मैंने भी ऐसे ही बोला सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं भी आपका कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं। लेकिन इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको ये याद रखना है कि कॉमन रेशियो अपने को चाहिए। हमें क्या चाहिए? कॉमन रेशियो। तो यदि कॉमन रेशियो चाहिए तो 4 और 8 आपस में क्या हो जाएंगे? x² हो गया सर। इसमें कॉमन क्या मिलेगा? x²/2। 4 से ये डिवाइड होगा तो 1 मिलेगा क्या? और यहां पर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है। तो आपको यहां पर मिला, ये कट हो गया भाई, और आपका सही आंसर हो जाएगा XY2। XY2। अब सबों के समझ में आया? यस सर। सर Y तो समझ में आ गया, बड़ी X का बड़ी ऊपर लेके जाना सर, थोड़ा ऊपर लाना। ये देखिए ICC पे वापस स्टार पे सर। देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, यहां से लेकर के यहां तक। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं केवल इस ब्लैक वाले के बारे में बात कर रहा हूं। X इज अरेंज्ड इन CCP। इसका मतलब कि X कहां पर है? CCP अरेंजमेंट के साथ है। और CCP का मतलब क्या होता है? कि सभी कॉर्नर्स
और सभी फेसेस पर पार्टिकल्स हो। अब बात समझ में आई क्या? यस सर। जहां भी वह सीसीपी बोलेगा इसका मतलब कि पार्टिकल सभी कॉर्नर्स पर हैं और सभी फेसेस पर। अब कॉर्नर्स के लिए यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, 1/8 × 8। ये मैंने किसके लिए लिखा? जी। सभी कॉर्नर्स के लिए मैंने लिखा। FCC के का भी यही चीज होती है सर, ऑल कॉर्नर एंड। हाँ, जहां भी एफसीसी बोले उसके लिए सीधे आपको याद रखना है 4। FCC के लिए। हाँ, चाहे एफसीसी बोले या यहां पर सीसीपी बोल दे, ओके। एफसीसी बोले या सीसीपी बोले, दोनों में एक ही चीज याद रखना है, सीसीपी या एफसीसी, बोथ आर सेम थिंग्स। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ सर। अब आगे चलें। हेलो। यस सर, तो सर चलो। ठीक, हाँ ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ गीतेश और सौरभ अत्री, हाँ सर, हाँ जरा इसको सॉल्व करना बेटा। करते हैं सर। हाँ कीजिए। सौरभ अत्री है, ये निकल गया। यस सर। हाँ बैठे हुए हैं तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये नहीं जा सकता योगेंद्र सर। जी आप भी ट्राई कर कीजिए। रहे हैं। हाँ करो भाई। सर क्वेश्चन तो दिखाओ सर। दिखा रहा हूं। क्योंकि आप कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ले, इतना काम आपसे नहीं करवाया जाएगा आमने सामने। यस सर।